बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर बिलाल मुनीर, योर फिजिक्स टीचर। आज हम एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस करता है हमारे एनएमडी कैट के सिलेबस के यूनिट नंबर 10 पे, जो कि है मॉडर्न फिजिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हमने अपने एनएमडी कैट के सिलेबस में से डिस्कस करने हैं, वो हैं पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, जो कि हम क्वांटा एंड फोटोन के टर्म्स में लाइट का बिहेवियर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लाइट के 3 इंटरेक्शंस जो कि वो मैटर के साथ परफॉर्म करती है, इनके बारे में स्टडी हमारे इस सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट का बिहेवियर कैसा रहा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में। जैसे कि लाइट को पहले डिस्कस किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ज़रिए, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे परफॉर्म हुए 19वीं सेंचुरी में जिनमें लाइट का बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ज़रिए एक्सप्लेन ना किया जा सका। जैसे कि ल्यूमर एंड प्रिंगशम ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें लाइट जो कि ब्लैक बॉडी से निकलती थी, उसका जब ग्राफ ड्रॉ किया तो वो उसका आने वाला रिजल्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो डिस्कस ना कर सकी। बाद में यही कंसेप्ट को प्लैंक्स ने अपने अजम्पशन के थ्रू कुछ ऐसे बताया कि निकलने वाली लाइट जो कि किसी भी बॉडी, स्पेशली ब्लैक बॉडी से निकलती है, बिकॉज हम जानते हैं ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर एज वेल एज आइडियल रेडिएटर। तो वो जो एनर्जी एमिट करता है, अगर उसको हम देखें और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो हमें मालूम होता है कि निकलने वाली एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं निकलती, जो कि पहले वाली जो थ्योरीज थी लाइट के बारे में, वो कहती थी कि लाइट जो निकलेगी वो कंटिन्यूस फॉर्म में होनी चाहिए, जबकि लाइट का निकलना डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में ऑब्जर्व हुआ। इस बात को प्लैंक्स ने सबसे पहले अपनी अजम्पशन के तौर पर प्रेजेंट किया। उसका कहना यह था कि एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ discrete packet that are known as quanta, and quanta is basically the granular nature, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में या इंटीग्रल पार्ट्स की सूरत में प्रेजेंट की जा सकती है। इसके अलावा आपके पास इस अजम्पशन को फर्दर कंटिन्यू किया और मज़ीद एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन का वो मॉडल जिसमें उसने लाइट का पार्टिकल बिहेवियर प्रेजेंट किया, इसकी वजह से एक बिल्कुल नई साइंस की बुनियाद पड़ी, दैट इज़ नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में लाइट का ये नेचर कैसे डिस्कस की गई, तो हर क्वांटा जो था, इसकी एनर्जी प्लैंक्स ने अपनी एक इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट की, जिसका नाम था प्लैंक्स इक्वेशन। और उसके मुताबिक हर क्वांटा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रखता है, जिसको इस इक्वेशन E=hf के थ्रू प्रेजेंट किया गया। इसमें जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट नाम रखता है, और इसकी वैल्यू जो है वो 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी कि कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट की साइंस में है, और इसको आपने पहले भी याद किया हुआ है। इस वैल्यू का काफ़ी इस्तेमाल आपके इन MCQs में भी होगा। So Planck's constant is a constant having value 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड। इसके जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स एक और क्वांटिटी भी रखती है, दैट इज नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट आपस में एक जैसे हैं। ये MCQ बहुत दफ़ा पहले भी रिपीट हो चुका है, और ये बहुत डिफरेंट चैप्टर्स में भी इसको डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने यही मॉडल एक्सटेंड करते हुए इसी क्वांटा को फर्दर फोटोन का नाम दिया, और फोटोन के बारे में जो बातें आइंस्टाइन ने डिस्कस की वो कुछ इस तरह थी कि एनर्जी का निकलना टाइनी पैकेट्स इंटीग्रल पार्ट्स की शक्ल में है, यानी कि हर लाइट का टुकड़ा जिस तरह के मैटर कंपोज करता है एटम पे और छोटे टाइनी पार्टिकल्स यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, उसी तरह से लाइट कंपोज करती है छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स पे, जो कि क्वांटा कहलाते हैं या फिर आइंस्टाइन के मुताबिक फोटोन कहलाते हैं। ये फोटोन्स जो हैं वो क्वांटा और फोटोन्स बेसिकली एक ही चीज़ को हम कह सकते हैं, और इसकी जो एनर्जी है वो
एनर्जी जो प्लैंक्स की इक्वेशन थी उसके मुताबिक HF से डिनोट की गई, और आइंस्टाइन का जो मॉडल था मास एनर्जी रिलेशन उसके मुताबिक अगर हम E इक्वल्स टू mc स्क्वायर को रिलेट करें अपनी प्लैंक्स इक्वेशन से, तो हमारे पास जो रिलेशन निकलता है दैट इज इक्वल्स टू E इक्वल्स टू PC, जहां पे P जो है वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहलाता है, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे mc और c स्क्वायर को हम एक्सपेंड करके दो दफा c को अलग अलग लिख दें, तो पहला जो mc है दैट इज द मोमेंटम, और क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज व्हाट इज नोन एज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, वेयर एज अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट से दैट इक्वेशन इज E इक्वल्स टू PC। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस जो कि एनर्जी ऑफ फोटोन बाय आइंस्टाइन है, एनर्जी ऑफ क्वांटा बाय प्लैंक्स है, इनको आपस में रिलेट करते हैं बिकॉज दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी है, तो राइट हैंड साइड HF को अगर हम इक्वलाइज कर लें विद mc स्क्वायर तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनती है दैट इज E इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा। सारी डेरिवेशंस हमने अपने बुक में पहले से डिस्कस कर ली हुई हैं, तो ये रिजल्ट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये आइंस्टाइन का जो मॉडल है अल्टीमेटली आपको रिलेशन देता है विद इन मोमेंटम एंड द वेवलेंथ दैट इज P इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। यहाँ से जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो कुछ इस तरह हैं कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम आपस में प्रोपोर्शनल हैं। जिस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी उसका फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, वेयर एज जो वेवलेंथ है वो इन्वर्स है। एनर्जी जिस फोटोन की ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम अज्यूम होती है, और ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो E इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा वो रिलेशन है जो कि हमें इसके बारे में बताता है कि वेवलेंथ का ताल्लुक एनर्जी से कैसा है। इसके बारे में बेशुमार MCQs डिस्कस होते हैं और हम इसको आज देखेंगे भी, तो ये रिलेशन हम आज अभी डिस्कस करेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन हम E इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा से निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स आने वाली लाइट में ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं तो यही रिलेशन E इक्वल्स टू n टाइम्स hc ओवर लैम्डा के तौर पे इस्तेमाल होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, और इस रिलेशन के थ्रू हम एनर्जी ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं अगर वो एक से ज्यादा हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। आइए हम कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं जो कि हम अपने न्यूमेरिकल MCQs के लिए यूज करेंगे, और ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो कि हमारा काफ़ी वक्त पेपर में बचा लेते हैं। इन शॉर्टकट्स को याद करने से हमारा काम भी आसान होता है, और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं जिनमें से काफ़ी तादाद इन फार्मूला से रिलेटेड होती है, वो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो अगर हम फार्मूला देखते हैं E इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा जो कि रिलेट करता है फोटोन की एनर्जी और उसकी वेवलेंथ को, इसमें हमें दो कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। इनका प्रोडक्ट अगर हम हासिल करें तो 6.6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 19.8, और जिसको हम 1.98 पे शिफ्ट करके 10 की पावर -25 साथ में सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो हम इसको 210 पावर -25 के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नंबर कदरे आसान है बिना कैलकुलेटर के इस्तेमाल करने के लिए एज कम्पेयर टू द कि आप बार बार इसको मल्टीप्लाई करें इन योर पेपर, जो कि टाइम ज़ाया करवाएगा आपका। इस तरह से आपका टाइम बच सकता है। इसके अलावा आपका जो आंसर इसके प्रोडक्ट में आएगा वो SI यूनिट में आएगा, और एनर्जी का SI यूनिट जो है वो जाउल होता है। अगर आपका क्वेश्चन जाउल में पूछा गया है तो आप इजीली जो अपने वेवलेंथ ऑफ लाइट को इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करके इसका आंसर जाउल में निकाल सकते हैं। जबकि अगर हम एक और फेमस फॉर्मूला देखें जो कि है P इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा, जिसमें हम मोमेंटम का ताल्लुक यानी कि फोटोन के मोमेंटम और उसकी वेवलेंथ का ताल्लुक बनाते हैं। इसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पे यही दो जो कांस्टेंट हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट,
डिवाइड होते दिखाई देते हैं। और अगर हम इनकी डिवीजन लें तो 6.63 नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करें, जो कि ऑलमोस्ट 3 का डबल है 6.6, तो दैट इज न्यूमेरिकल नंबर एज 2.2। और 10 की पावर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 10 की पावर न्यूमरेटर में -34 है, जो कि डिनोमिनेटर में +8 है, जो कि ऊपर जाके -34 -8 हो जाएगी, जो कि सिंप्लीफाई करने पर 2.2 10 पावर -42 एज ए न्यूमेरिकल नंबर देगी। फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल वैल्यू से, एंड देन यू गेट योर मोमेंटम इन अ सिंगल स्टेप। तो ये कुछ प्रैक्टिस में अगर स्टेप्स समझ लिए जाएं और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो आपका पेपर में काफ़ी वक्त बचता है और काम भी आसान हो जाता है। अमूमन हम क्वेश्चन देखते हैं इन ओवर टेस्ट कि हमें वेवलेंथ दी जाती है और हमसे उस वेवलेंथ की रिगार्डिंग उस फोटोन की एनर्जी पूछ ली जाती है, लेकिन ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछी गई है तो आपके लिए इसका शॉर्टकट क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला तो वही है जो कि रिलेट करता है वेवलेंथ को एनर्जी से, दैट इज E = 8c/λ। लेकिन अब हमने अपना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है, तो हम जानते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर जो है वो होता है 1.6 10 - 19। अगर हम जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस न्यूमेरिकल वैल्यू से अपने आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा। हमने पहले जब H और C का प्रोडक्ट लिया तो वो नंबर हमें 2 10 -25 मिला। इस नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें 1.6 10 - 19 से, तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर सिंप्लीफाई होगा दैट इज 1.24 10 -6, जो नंबर हम इजीली वेवलेंथ के साथ डिवाइड करके अपना एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। अगर हम कभी भी वेवलेंथ हासिल करते हैं क्वेश्चन में और हमें अपना आंसर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में देना है, तो ये शॉर्टकट हमारी कई गुना हेल्प कर सकता है। तो इनको याद रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि अपने न्यूमेरिकल्स को हम कई गुना आसान बना लेंगे। इसके बाद हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में जो चीज़ डोमिनेट करती है वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है बेसिकली ये जब भी डिस्कस किया जाता है, इसमें आज हम इस स्पेक्ट्रम को एनर्जी और वेवलेंथ के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, जो कि हमारे फ्यूचर में आने वाले कई क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। पार्टिकल नेचर जो है वो डोमिनेट करती है तब जब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बहुत ज़्यादा यानी कि नियरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्लोज होती हैं। अगर हम इस पूरे स्पेक्ट्रम का जायजा लें तो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी की रेडिएशंस मिलकर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली प्रोड्यूस करती हैं, जो कि स्टार्ट होती है लॉन्ग रेडियो वेव से, जो कि लोएस्ट इन एनर्जी कंसिडर होती हैं इस फैमिली में, जिनकी वैल्यू 10 पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, जो कि बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम नियरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे भी कुछ ज़्यादा एनर्जी तक ये रेंज पहुंचती है। इस रेंज में जो फेमस नेम्स हमें याद करने हैं या जो तरतीब हमें याद रखनी है वो कैसे है, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स या इमरजेंसी रेडियो वेव्स सबसे लो एनर्जी वाली वेव्स कहलाती हैं। इसके बाद वो आम रेडियो वेव्स आती है जिसपे हमारे रेडियोज ऑपरेट होते हैं, दैट इज नोन एज AM एंड FM, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव्स जो होती हैं। फिर माइक्रोवेव्स का नाम आता है, इनकी एनर्जी AM FM से ज़्यादा। इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी माइक्रोवेव से ज़्यादा। फिर आता है विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन वो छोटा सा रीजन है जो हमारी आंख देख पाती है। इसके अलावा बहुत सी लाइट्स और भी मौजूद हैं जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, बट हमारी आंख सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन व्यू कर पाती है। इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज एंड सबसे हाई एनर्जी वाली रेडिएशन जो होती हैं वो होती हैं गैमा रेज। अब हमने जब एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व किया तो हमें मालूम हुआ कई दफ़ा लाइट का बिहेवियर ड्यूरिंग इंट्रैक्शन वेव जैसा हुआ मिला हमें, कई दफ़ा वो पार्टिकल जैसा मिला। कई एक्सपेरिमेंट्स में वेव लाइट ने इंट्रैक्शन करते वक्त
पार्टिकल जैसा बिहेव किया और कई दफ़ा वेव जैसा। इस चीज़ के बारे में साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि लाइट को किस टाइम पे कैसा बिहेव करना चाहिए। तो इस बात को फर्दर डिस्कशन के बाद जब डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट के बारे में आइडिया आया तो ये कंसेप्ट कई गुना आसान होता गया। अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारा रीजन जो कि डिस्कशन में सबसे ज़्यादा डिस्कस होगा दैट इज नोन एज विजिबल रीजन, जो कि 7 डिफरेंट कलर्स पे मुश्तमिल है जिनको हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर हम अपने उस फेमस रिलेशन को देखें जो कि बताता है कि एनर्जी का ताल्लुक वेवलेंथ से इनवर्स है, E=hc/λ, तो हम जानते हैं कि जिस लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी वो वेवलेंथ उतनी ही शॉर्ट रखेगा और जिस रीजन ऑफ लाइट की एनर्जी सबसे कम होगी वो वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा रखेगा। अगर हम देखें तो लॉन्ग रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और यहां से अगर हम मूव करें टूवर्ड गैमा रेज तो एनर्जी बढ़ती जाती है जबकि वेवलेंथ कम होती जाती है। अगर इसी सीक्वेंस में हम देखें तो विजिबल रीजन में लॉन्ग रेडियो वेव से करीब रेड कलर है जबकि वॉयलेट जो है वो गैमा रेज से क्लोज है। दैट मीन्स के इन विजिबल रीजन वॉयलेट should have the highest energy and lowest wavelength, whereas red color should have lowest energy and highest wavelength। तो ये रिलेशन और इन रिलेशन के साथ अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन जो कि अगर आप देखें तो कंप्लीट टेबल आपकी नॉलेज में नहीं आएगा, बल्कि बस छोटा सा हिस्सा जो है विजिबल का, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप याद कर लें तो काफ़ी हेल्प पेपर में, टेस्ट में, आपके एमसीक्यूज में हो सकती है। जैसे कि अगर हम देखें तो विजिबल रीजन में जो वेवलेंथ की रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक रेंज वेरी करती है, और इसमें जो रेड यानी कि शॉर्टर लेस एनर्जी एंड लार्ज वेवलेंथ रखने वाला कलर है वो रेड है। तो रेड के लिए 700 नैनोमीटर की रेंज यहां से लेकर 400 तक, यानी यहां तक वॉयलेट जो है, यानी वॉयलेट से लेकर रेड तक की ये रेंज हम डिस्कस करते हैं, यानी कलर्स जितने भी देखने वाले हैं वो इसके दरमियान में लाई करते हैं। सिमिलरली अगर हम इसी वेवलेंथ से फ्रिक्वेंसी और एनर्जी डिस्कस करें तो रिलेशन भी मौजूद है आपके पास इससे एनर्जी और फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, लेकिन अगर आप इसको याद कर लें इन कुछ वैल्यूज को तो काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो 7.5 10^14 हर्ट्ज से लेकर 4.2 10^14 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, जिसमें वो लाइट जिसकी एनर्जी कम थी, जिसकी वेवलेंथ कम थी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में प्रोपोर्शनल है, जबकि वेवलेंथ इन दोनों के रिलेटिवली इनवर्स इनसे रिलेट करता है। वेयर एज अगर एनर्जी की रेंज देखें तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो ज़्यादा एनर्जी है ब्लू के लिए और कम एनर्जी जो है वो रेड के लिए 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज है। तो ये कुछ रेंजेस अगर हम याद कर लें तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा पेपर में। अक्सर क्वेश्चंस में ये जो रेंज है और रेड से लेके वॉयलेट तक, या इनमें से 3 फेमस कलर जो हैं दैट इज ग्रीन, ब्लू एंड रेड, अक्सर क्वेश्चंस इन 3 कलर्स के रिस्पेक्टिव आए होते हैं कि इनमें किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी कम, या इनके रिस्पेक्टिव और भी क्वेश्चंस। तो आपको इस तरतीब का ख्याल रखना है। अगर ये तरतीब आपको याद रहती है तो आप इसके रिलेटिव तमाम एमसीक्यूज आसानी से कर पाएंगे। या इसके अलावा अगर आप मेन जो फैमिली सीक्वेंस है उसमें आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली में, तो वो आपसे कई बातें यहाँ से भी पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो विजिबल रीजन के लेफ्ट पे रेड से पहले इंफ्रारेड है और राइट पे वॉयलेट के बाद अल्ट्रा वॉयलेट है। तो अभी अगर आपसे एनर्जी के बारे में डिस्कस करता है तो एनर्जी में वो पूछ सकता है कि बताएं कि इंक्रीजिंग एनर्जी के सीक्वेंस में कौन सा पैटर्न ठीक है, तो उनमें से आपको कोई सी भी कुछ वैल्यूज आपकी ऑप्शंस में लिख कर दे सकता है, तो आपने सही पैटर्न इंक्रीजिंग एनर्जी या डिक्रीजिंग लैम्डा इनके मुताबिक वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू को देखते हैं जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटिव हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 देखिएगा, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन
ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ गिवन है और हमसे एनर्जी पूछी है उसने। अगर आप ऑप्शंस देखें इसकी अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, तो तमाम ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं। तो अभी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर आपको वेवलेंथ गिवन हो और आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछी जाए तो आप इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगर हम रिलेशन इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है E इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा। तो HC ओवर लैम्डा हमारे पास रिलेशन। अब हम वेवलेंथ हमारे पास गिवन है और H और C का जो प्रोडक्ट है वो हम अभी पढ़ के आए हैं कि 1.24 10⁻⁻6 इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा काम कई गुना आसान होगा कि अगर हम H और C या और E की वैल्यू अलग अलग लिखते तो उस काम में काफी वक्त लग सकता था। तो 1.24 10⁻⁻6 से हम किसे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे जो वैल्यू हमें दी गई है वेवलेंथ की, दैट इज 1240 नैनो 10⁻⁹ और साथ में यूनिट मीटर आ जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम देख रहे हैं ऊपर 1.24 है और नीचे 1240 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके केस कैंसलेशन करना चाहते हैं तो या तो हम ऊपर वाले को नीचे वाले के मुताबिक बना लेते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले के मुताबिक। ये हमारा काम हमने खुद चेक करना होता है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन कि हम कितना इसको आसान कर सकते हैं। तो अगर हम डेसिमल को 3 स्टेप पीछे ले जाएं डिनोमिनेटर में तो 1.24 बन सकता है क्योंकि ऊपर वाले नंबर के मुताबिक है। ये हो जाएगी कैंसलेशन। यहाँ पे 10⁻⁹ में हम +3 ऐड करेंगे क्योंकि हम 3 स्टेप अपने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करवा के गए हैं। तो दैट इज 10⁻⁻6 ऊपर था और 10⁻⁻6 ही नीचे बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो आंसर है एनर्जी का वो इसमें से आएगा, जो कि ऑप्शन अल्फा बनता है। आइए देखते हैं एक और MCQ। इंफॉर्मेशन गिवन है, द फॉलोइंग लिस्ट शोज फोटोन ऑफ 3 डिफरेंट एनर्जीज, जबकि उनकी वेवलेंथ गिवन है और वेवलेंथ में X, Y और Z 3 फोटोन्स हैं जिनकी वेवलेंथ इस तरह है। X photon have 100 meter wavelength, whereas Y photon have 500 nanometer of wavelength, and the Z photon have 10⁻⁻2 meter of wavelength. जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following sequence is correct with respect to the energy comparison of X, Y and Z. वेवलेंथ दी जाए और एनर्जी पूछी जाए तो हम जानते हैं रिलेशन E इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा है, जिसको अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किया। तो जिस फोटोन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी एनर्जी सबसे कम होगी, और जिस फोटोन की वेवलेंथ सबसे कम होगी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन की वजह से हमने सिर्फ चेक करना है कि फोटोन्स की वेवलेंथ किसकी ज़्यादा और किसकी कम है ताकि हम एनर्जी का सीक्वेंस निकाल सकें। तो अगर हम देखें तो जो Y फोटोन है इसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, जो कि इन सब में सबसे कम वेवलेंथ रखता है, तो एनर्जी में सबसे ज़्यादा होगा। जबकि उसके बाद आता है 10⁻⁻2 मीटर। ये वेवलेंथ जो है वो दरमियानी है इन तीनों में, तो इनकी एनर्जी भी दरमियान में लाई करेगी। जबकि फोटोन ऑफ 100 मीटर वेवलेंथ इस टाइम इनकी तीनों कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रखता है, तो एनर्जी सबसे कम होगी। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो जो हमारे पास X फोटोन है सबसे कम एनर्जी रखने वाला होगा, जबकि जो Y फोटोन है सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाला होगा। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में सबसे कम एनर्जी रखने वाला अगर X है तो X की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा Z फोटोन की एनर्जी है और उससे ज़्यादा Y फोटोन की एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस इस टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल सीक्वेंस है इसके आंसर के तौर पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस वेवलेंथ का बनता एनर्जी का सीक्वेंस उससे बिल्कुल ऑपोजिट बनता। तो X की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी, एनर्जी सबसे कम, और Y की वेवलेंथ सबसे कम थी, एनर्जी सबसे ज़्यादा कंसिडर होगी। तो हमने क्योंकि सीक्वेंस एनर्जीज का निकालना था तो बेहतर ऑप्शन जो है वो है चार्ली। आइए नेक्स्ट MCQ एक और देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रम। अब 100 एंगस्ट्रम वेवलेंथ दी है और हमसे मोमेंटम के बारे में पूछा है। तो मोमेंटम का ताल्लुक हम जानते हैं कि वेवलेंथ से कैसा था। तो आइंस्टाइन के मॉडल के मुताबिक
हम जानते हैं कि मोमेंटम कैन बी गिवन बाय h ओवर लैम्डा। इस फॉर्मूला के तहत अगर हम अपना आंसर निकालना चाहें तो बड़ा इजी सा सोल्यूशन है कि P मोमेंटम इक्वल्स टू 6.63 10 पावर -34 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 पावर -10, क्योंकि एंगस्ट्रम के लिए हम जानते हैं 10 पावर -10 हम वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे और 6.63 नंबर वैसे का वैसा रहेगा। 100 को हम 10 पावर +2 लिख सकते हैं। 10 पावर +2 इंटू 10 पावर -10 दैट इज 10 पावर -8। जब ऊपर जाके ऐड होगा -34 के साथ, -34 + 8 इज -26, तो आपके पास आंसर आएगा 6.63 10 पावर -26। तो अल्फा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। एक एमसीक्यू और इसी बारे में डिस्कस करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑर्डर ऑफ। आपको एनर्जी दी गई है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है और आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। अब याद रखिएगा कि अगर आप अपनी ऑप्शंस का साथ अपना एमसीक्यू पूरा डिस्कस करें तो आपको उस एमसीक्यू की सही सेंस समझ आती है कि आपको कितना और कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पूछी गई है जो कि एसआई यूनिट है, जबकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है जो कि एसआई यूनिट नहीं है। सो दैट इज व्हाई यू शुड कन्वर्ट एनर्जी फर्स्ट टू जूल, देन you can convert that value into the SI unit that are hertz for frequency। तो हम जानते हैं रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बहुत फेमस प्लैंक्स इक्वेशन E equals to hf, और अगर आप फ्रीक्वेंसी चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी शुड इक्वल्स टू E over h। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। अब एनर्जी हमारे पास जो है वो है that is F equals to energy is 4 into 10 power into 1.6 10 power -19। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10 पावर -19 से? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये वाली वैल्यू जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है इसको हम कन्वर्ट कर लें जॉल में फर्स्ट। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर जॉल में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय h की वैल्यू है 6.63 10 पावर -34। अच्छा, अगर आप 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें जो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन बन जाएगा, दैट इज 6.4। अगर आप 16 को भी 4 से करते हैं 64 आता है, तो अगर आप 1.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6.4। 6.4 इज वेरी मच नियर टू 6.6। अगर हम चाहें तो हम इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिर्फ बचेगा हमारे पास ये 10 की पावर -19 और नीचे से जब 34 ऊपर आएगा तो +34 इसमें शामिल करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर +34 -19 विल गिव यू +15। 10 पावर +15 इज ओवर आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत इसलिए भी पेश नहीं आई बिकॉज आपकी ऑप्शन में सिर्फ 10 की पावर्स की शक्ल में आंसर था। तो आप जानते हैं कि अगर ऐसा है कि आपके पास तमाम आंसर सिर्फ 10 की पावर की शक्ल में है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बिफोर 10 की पावर से पहले वाली जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही होगी, जो कि आप अपने सोल्यूशन के दौरान खुद भी चेक कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। If A is the energy of photon, P is its momentum and lambda is the wavelength and C is the speed of light। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन तो हमें पहले भी मालूम है, तो क्वेश्चन में इन्होंने भी शामिल कर दी हैं। Then which of the following is incorrect? तो रिलेशंस जो आपने स्टडी किए, समझे और याद भी किए, उनका छोटा सा टेस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला रिलेशन आपके मुताबिक इनकरेक्ट है। तो पहला रिलेशन है E equals to PC, फेमस रिलेशन है और आपने पढ़ा भी था कि अगर एनर्जी इक्वल्स टू mc² को हम एक्सपेंड करके लिखें और m इंटू सी मल्टीप्लाई बाय c करें तो m इंटू सी इज मोमेंटम p एंड प्रोडक्ट विद c करेंगे तो एनर्जी आंसर आता है। तो फर्स्ट रिलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट बी रिलेशन जो है वो है जी p इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा, आइंस्टाइन्स मॉडल है और हमने इसको काफ़ी लर्न भी किया था। इसी के साथ इसको हम फर्दर ड्राइव कर सकते हैं। तो P इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा भी
हमारा सही फॉर्मूला बनता है। इसके अलावा अगर हम HF प्लैंक्स इक्वेशन और mc² यानी कि जो हमारे पास रिलेशन था इसको आपस में रिलेट करते हैं, E इक्वल्स टू HF इन mc², और mc² को हमने PC भी लिखा है, तो इसकी जगह अगर हम PC लिख देते हैं, P इंटू C, तो उसको अगर हम अरेंज करें फॉर फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास C रिलेशन भी बन जाएगा, F इक्वल्स टू PC ओवर H। तो पहला अल्फा बीटा चार्ली तीनों फार्मूला सही हैं, तो उसका मतलब है कि जो डेल्टा ऑप्शन है यही वाहिद ऑप्शन है जो कि इस टाइम इनकरेक्ट है, और हमने इनकरेक्ट को ही चुनना था, तो सही आंसर जो है हमारे पास वो है ऑप्शन डेल्टा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सब ऑप्शंस को चेक करना पड़ सकता है, तो जब तक हम सब ऑप्शंस को चेक ना करें हम सही तरह से आंसर नहीं बता सकते। लास्ट MCQ आज की प्रैक्टिस में इस टॉपिक से रिलेटेड हम देख लेते हैं। The photon in a radio wave of wavelength 310⁸ centimeter have an energy। आपको वेवलेंथ दे दी गई है और आपसे एनर्जी पूछी गई है, तो आप जानते हैं कि इस रिलेशन को हमने पहले कई दफ़ा डिस्कस किया, दैट इज E इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा। तो वेवलेंथ गिवन है और आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या होगी एनर्जी ऑफ फोटोन, और सब वैल्यूज जाउल में हैं। तो अगर आप इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं तो E इक्वल्स टू H की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34, C की वैल्यू 310⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू दी गई है 310⁸ सेंटीमीटर, तो सेंटी होता है 10⁻⁻2 एज ए प्रीफिक्स, और साथ में यूनिट आ जाएंगे मीटर। तो हमारे पास इसको हमने इस टाइम तमाम वैल्यूज के साथ क्यों लिखा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ दी गई है दैट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम चाहें तो इसको हम अब अपने काम में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 3 इस 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे 10⁸ है, साथ में -2 है जो कि 6 बच जाएगा। ये 6 जब ऊपर जाएगा तो -34 में सब्ट्रैक्ट होगा, -34 एंड -6 इज 40, एंड 40 में जब -40 में 8 ऐड होगा दैट इज -32। न्यूमेरिकल वैल्यू 6.63 ही रहेगी, जबकि 10 की पावर जो है वो आ जाएगी 6.63 10⁻32, और हम देखते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, तो ये ऑप्शन हमारे पास बीटा ऑप्शन है 6.63 10⁻32 जॉल सेकेंड। इसकी ऑप्शन को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम थी, जबकि सिर्फ 10 की पावर में वेरिएशन आ रही थी। तो ऐसे ऑप्शंस को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपना आंसर किस शक्ल में और किस वाले फैक्टर को आपको टारगेट करना है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। दैट इज द आंसर, दैट इज बीटा ऑप्शन। सो इन फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमने फोटॉन्स की एनर्जी और उसके रिलेटिव एमसीक्यूज डिस्कस किए, बहुत ज्यादा तादाद में आने वाले क्वेश्चंस इन सिंपल फार्मूला से रिलेट करते हैं, जिनकी डिस्कशन हमने शॉर्टकट्स की सूरत में और जितना भी हम इसको आसान कर सकते थे हमने कोशिश की कि इसको हम आसान कर लें। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। जब रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो 3 डिफरेंट तरीकों से इंटरेक्ट करती है, और ये 3 डिफरेंट तरीके डिपेंड करते हैं कि आने वाली रेडिएशन की एनर्जी क्या है। एनर्जी की डिफरेंट रेंजेस में जो फोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिनमें ये नाम हमने अपने कोर्स में बेशुमार दफ़ा पढ़े, और दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। ये 3 फेमस इंटरेक्शंस रेडिएशन परफॉर्म करती हैं जब वो मैटर से इंटरेक्ट करती हैं। अब अगर हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो फोटॉन्स जो एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखते हैं, वो जब किसी भी मैटर से इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो डोमिनेट जिस प्रोसेस में वो करेंगे, यानी कि जो सा प्रोसेस वो डोमिनेंट होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। जबकि अगर आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो
0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में लाई करेगी, तो वो जो रेडिएशंस हैं वो डोमिनेंट इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेंगी वो कॉम्पटन इफेक्ट कहलाएगा। जबकि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे बड़ी एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं, जब वो किसी मैटर से अट्रैक्ट करती हैं तो वो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना करना ज़्यादा बेहतर समझती हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे पास इन तीनों जो कैटेगरीज हैं, इनमें जो ज़्यादा कॉमन एनर्जी के नेम्स यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली में इन रेंज में लाई करती हैं, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंफ्रारेड या विजिबल रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये तीनों इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। यानी कि अगर ये तीनों रेडिएशंस मैटर से इंटरेक्ट करना चाहेंगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो ज़्यादा डोमिनेंटली प्रोड्यूस कर सकती हैं। जबकि अगर इस रेंज 0.51 MeV से 1.02 MeV के दरमियान देखा जाए तो एक्स रेज वो रेडिएशंस हैं जो इस रेंज में फॉल करती हैं। तो एक्स रेज आर कॉमनली अवेलेबल फॉर डूइंग कॉम्पटन इफेक्ट, वेयर एज पेयर प्रोडक्शन के लिए 1.02 MeV या उससे ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स चाहिए होते हैं, जो कि सिर्फ गैमा रेज ही इतनी एनर्जी को अपने पास रखती हैं। जो गैमा रेज कभी भी इंटरेक्ट करती है किसी मैटर के थ्रू, तो वो पेयर प्रोडक्शन को ज़्यादा डोमिनेंट प्रोसेस के तौर पर परफॉर्म करती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाइट बोर्ड की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने लाइट की पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व किया। होता कुछ इस तरह है कि लाइट को हम फॉल करवाते हैं एक स्पेसिफिक सेल पे, जिसको हम फोटोसेल का नाम देते हैं। फोटोसेल कंपोज करता है एक कर्व प्लेट पे जो कैथोड कहलाती है, और एक उसके थोड़े से फासले पर, उससे थोड़ा सा दूर एक रॉड लगाई जाती है जो कि एनोड कहलाती है। इसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो जो कर्व हिस्सा है उसको हम कर्व लाइन से, यानी कर्व प्लेट को कर्व लाइन से कैथोड के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो एनोड है उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कोई रिप्रेजेंटेशन होता है एक रॉड की। एनोड और कैथोड को हम एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद कर देते हैं और सिर्फ लाइट इसमें एंटर कर सकती है। सो हमने इसको अटैच कर दिया कुछ इस तरह कि एनोड ऑफ फोटोसेल को हमने ज्वाइन कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। आप देख रहे हैं सर्किट को। रास्ते में लगा दिया एक एमीटर जो करंट को डिटरमिन करेगा, जबकि दोनों पॉइंट्स यानी दोनों टर्मिनल के पैरेलल हम लगा चुके हैं एक वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल को मेजर करेगा। कैथोड को अटैच कर दिया गया बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ, और ये हमारा सर्किट हमें ये बात बताएगा कि लाइट का बिहेवियर किस तरह से पार्टिकल नेचर रखता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई करंट एमीटर रजिस्टर्ड नहीं करता जब तक कि हम एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट इस फोटोसेल पे फॉल करवाते हैं। अगर हम इसके ऊपर लाइट को फॉल करवाते हैं तो हर तरह की लाइट हमें करंट नहीं दे सकती। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट जब इस कैथोड सरफेस पे फॉल करती है तो हमें करंट बनता हुआ और चलता हुआ दिखाई देता है, जो कि एमीटर रजिस्टर करता है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट अगर तो सिर्फ वेव होती तो ये फिनोमेना कभी भी ना करवा सकती। अब लाइट का जो बिहेवियर अभी हमने डिस्कस किया, जो कि है पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट, उससे इस बात को समझना कई गुना आसान हो जाता है। लाइट में मौजूद फोटॉन्स आके सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर सरफेस से बाहर आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एनोड तक पहुंच के अपना जो साइकिल है वो मुकम्मल करते हैं बैटरी में, सर्किट में, और इस तरह से हमारे पास करंट जो है उस सर्किट में फ्लो होना शुरू होता है, और इस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। इसको हम आमतौर पर छोटे सिंबल के तौर पे आई और सबस्क्रिप्ट में पी से भी डिनोट कर लेते हैं। सो ये जो हमारे पास कंप्लीट फिनोमिना है, इस फिनोमिना में अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसानी से
बताई जा सकती है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। लाइट की गैर मौजूदगी में ये करंट बंद हो जाता है और कोई करंट एमीटर पर रजिस्टर नहीं होता। दैट इज़ वाई जो करंट है उसको हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं, यानी कि सिर्फ लाइट की मौजूदगी में पैदा होने वाला करंट। और यहाँ पे एक बड़ा अहम एमसीक्यू जो अक्सर हमें पूछा जा सकता है वो ये कि ये किस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम जानते हैं कि एक्सरे प्रोडक्शन में क्या हुआ था कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाया था और सरफेस से फोटॉन्स एमिट हुए थे। तो इस प्रोसेस में फोटॉन्स स्ट्राइक करवाए जा रहे हैं और सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो बाय दैट वी कैन से दैट दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पढ़ा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जी फोटॉन्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शंस। तो जो लो एनर्जी फोटॉन्स हैं जिनमें विजिबल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करती हैं, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा सूटेबल रेडिएशन है और इनमें से ज़्यादा सूटेबल जो है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो लाइट का सिर्फ और सिर्फ वेव होना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जरिए लाइट अगर हम समझते हैं कि ये फिनोमेना प्रोड्यूस कर सकती है, तो लाइट का सिर्फ वेव होना ये फिनोमेना जस्टिफाई नहीं करता था। इसी वजह से प्लैंक्स को ये अजम्पशन देनी पड़ी कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। देन आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन भी किया, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक फिनोमेना जो हमारे सामने प्रोड्यूस हो रहा है फोटोइलेक्ट्रिक करंट का, इसमें एक लिमिटेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है। वो ये कि लाइट हर किस्म की फ्रीक्वेंसी के लिए ये इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ऊपर ये फिनोमेना हो सकता है और जिससे कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन पे ये फिनोमेना अकर नहीं करेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है कि जो फ्रीक्वेंसी अगर जिससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट भेजी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएंगे, बेशक लाइट जो है वो सरफेस ऑफ मेटल पे गिर रही हो यानी कैथोड पे गिर रही हो। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो सरफेस है, जब वो ये लाइट रिसीव करती है तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। जो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए अपने पास रखती है, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज दैट एनर्जी दैट इज टेकन बाय द सरफेस टू एमिट इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी सरफेस में चली जाती है और सरफेस का हिस्सा बन जाती है और जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस में बाहर एमिट कर दिया जाता है। सो वर्क फंक्शन is basically represent as phi and it depends upon the frequency of coming photon। अगर वो फोटोन जो आके फॉल करता है सरफेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा या थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तो ये सरफेस इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाएगी। तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए होती है हमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, दैट इज वाई द फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन इज HF0। एनर्जी HF के बराबर होती है। HF0 तब लिखा जाएगा जब हमें मिनिमम कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी चाहिए होगी। इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स आते हैं, वो ये कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी दे देंगे सरफेस को तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट तो कर देगी, लेकिन इतनी एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए चाहिए उससे एक्सेस कोई एनर्जी नहीं आई, तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में इस्तेमाल हो जाएगी, जबकि कुछ एनर्जी भी उसके अलावा नहीं बचेगी। तो इलेक्ट्रॉन निकल तो आएगा सरफेस पे लेकिन चल नहीं पाएगा और फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली करंट होता है। सो अगर हम पूरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी यानी कि फोटोन को भेजेंगे तो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हासिल कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो जाएगा लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक करंट नहीं हासिल कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। सो ये पे एक पॉइंट का आपने खास ख्याल रखना है कि जब
आने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जितनी होती है, तो उस टाइम कोई काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती, दैट इज वाई करंट भी फ्लो नहीं कर पाता। जबकि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी करवाना चाहते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मस्ट जो फोटोन है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा भेजनी पड़ेगी। इसके नतीजे में फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ऑब्जर्व हो सकेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पॉसिबल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का पता करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनको निकालने वाला कौन है, उनको निकालने वाला फोटोन्स हैं। तो हम जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी से उन फोटोन्स की एनर्जी का पता लगा सकते हैं जिन्होंने इनको एमिट किया है या जो इन पे आके सरफेस पे आके फॉल हुए हैं। उसके लिए हम जो एनर्जी का जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो जो एनोड है जो कि चार्ज रखता है पॉजिटिव, उसको हम टेम्पररी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो नेगेटिव पोटेंशियल अपने से दूर भेजना चाहता है और आहिस्ता आहिस्ता रिपल्शन के बढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाते तो करंट में हमें कमी ऑब्जर्व होती है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है। और जब हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिस पोटेंशियल पे कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड तक नहीं पहुंच पाता, और उस टाइम पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हो जाता है जीरो। दैट नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड रिप्रेजेंट बाय वी नॉट। वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वी नॉट हम जानते हैं पोटेंशियल है और नेगेटिव पोटेंशियल है। अगर हम इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये प्रोडक्ट हमें देगा एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि हमने दी इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। और आप जानते हैं कि जितनी एनर्जी किसी चीज मूविंग चीज को रोकने के लिए चाहिए होती है, एक्चुअली में वही एनर्जी उस मूविंग बॉडी के पास भी होती है। क्योंकि अगर आप एक मूविंग बॉडी को जिस ताकत से रोक पाएं और उसको स्टेशनरी कर पाएं, तो जो मूविंग बॉडी की एनर्जी होगी आपको कम से कम उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको स्टॉप करने के लिए। दैट इज वाई जो एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करते हैं वही एनर्जी जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी होनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचें कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे देर, सबसे बाद, सबसे लेट रुकेगा, ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो हम इसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट पोटेंशियल इज नोन एज नेगेटिव, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये उस आखिरी सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी जिसके पास निकलते वक्त मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। दैट इज वाई इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का नाम देते हैं। और हाफ एम वी स्क्वायर से अगर इसकी वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करें तो व्हेन वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो कि सरफेस से निकलकर एनोड तक आ रहा है। उसके लिए रिलेशन आप जानते हैं। इसी को सॉल्व करते हुए हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम लें काइनेटिक एनर्जी की जगह इक्वल्स टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन वी कैन सॉल्व द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। सो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। इंटेंसिटी का इफेक्ट कैसा होगा इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अगर हम इंटेंसिटी को वेरी करते हैं आने वाली लाइट की। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंसिटी है इस बेसिकली रेफर्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग इन द लाइट। लाइट जितने फोटॉन्स ला रही है उनकी तादाद इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का यही फर्क बेसिकली वो फैक्टर था जिससे हम इस पूरे फिनोमेना को और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को समझ पाए। इंटेंसिटी को आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रेफर करेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे लाइट में उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे सरफेस से। सो इंटेंसिटी, लार्जर द इंटेंसिटी लाइट हैज, more number of photons it has, so more electrons emit from the surface and more current we will observe on ammeter. So ये direct relation बहुत से MCQs में as an information भी पूछा जा सकता है और as an information आपको दिया भी जा सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो kinetic energy and potential
का कोई डिपेंडेंस जो है वो इंटेंसिटी से नहीं है। यानी इंटेंसिटी को वेरी करने से ना तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क आएगा और ना ही निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपको पोटेंशियल को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर इंटेंसिटी वेरी करें हम आने वाली लाइट की तो सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, ना फ्रीक्वेंसी बदल सकती है और ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे डिस्कस किए जाते हैं। इसी को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो अगर आप देखें कि अगर हम करंट का ग्राफ इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल ड्रॉ करें तो मोर इंटेंसिटी लाइट हैज देन मोर करंट इट विल शो ऑन द एमीटर। तो डायरेक्ट रिलेशन को हमने स्ट्रेट लाइन से शो किया हुआ है। सो दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी, हम लिख चुके हैं ऊपर। जबकि कोई ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फोटो इंटेंसिटी से नहीं है। इंटेंसिटी की वेरिएशन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसी बात को अगर हम एक और फैक्टर से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करें तो क्या होता है। उसके लिए हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। इंटेंसिटी की वेरिएशन की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हम अगर I और V I का और V का ग्राफ ड्रॉ करें एक दूसरे के वर्सेस, तो अगर हम जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसको Y एक्सिस पर ड्रॉ करें और स्टॉपिंग पोटेंशियल को या पोटेंशियल को अगर हम ड्रॉ करें एट X एक्सिस तो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन आएगी वो कुछ इस तरह है। हमने अभी देखा कि इंटेंसिटी की वेरिएशन सिर्फ करंट के चेंज को प्रोड्यूस करती है, तो करंट का जो चेंज है वो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। द लाइट हैविंग मोर इंटेंसिटी कैन हैव अ लार्ज अमाउंट कैन प्रोड्यूस मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रोड्यूस मोर करंट। सो उसका ग्राफ भी देखा जाए तो जरा वैल्यू में हायर है, तो I2 have more intensity that can produce more current, whereas I1 light have less intensity, so it has less current. Whereas कोई चेंज आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ऑब्जर्व नहीं हो रही, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी की वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है। सो फ्रीक्वेंसी अगर लाइट्स की सेम होगी तो उसका मतलब है कि उसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी सेम होगा। इंटेंसिटी की वेरिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करती। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वेरी की जाए और इंटेंसिटी को सेम रखा जाए तो फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है, फ्रीक्वेंसी का चेंज होना करंट पे कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करता। फोटोइलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी के बदलने से। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करें तो हम देखेंगे कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा, तो उसको रोकने वाला जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर भी फर्क पड़ेगा। सो मोर फ्रीक्वेंसी लाइट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन है जो निकलेंगे सरफेस से, एंड उतनी ही ज्यादा फोटो उसकी जो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी उतना ही बढ़ जाएगा। सो इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। अगर इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी का सेम होना सेम करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी का बदल जाना स्टॉपिंग पोटेंशियल्स को वेरी कर रहा है। लाइट हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी, जैसे कि F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट F2 ज्यादा है एज कंपेयर टू F1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा है, बिकॉज जो जीरो वैल्यू है उससे उतना ही दूर है F2। जितना F2 दूर होगा उतना पोटेंशियल मोर एंड मोर नेगेटिव होगा, एंड मोर नेगेटिव मींस अ बिगर नेगेटिव वैल्यू हैव अ लार्जर स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अक्सर वो आपसे पूछ सकता है इसके बारे में कि जब लाइट आपको डिफरेंट जो कलर्स की दे देगा, जैसे रेड एंड ब्लू, आप जानते हैं कि जो ब्लू लाइट है उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से ज्यादा होती है। तो अगर वो पूछ ले आपसे कि इस तरह का एक ग्राफ देके कि ब्लू और रेड लाइट दो लाइट्स फॉल करवाई और सेम इंटेंसिटी वो मेंशन करेगा, तो बताइए कि किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी हेंस एनर्जी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर करेंगे रुकने के लिए। तो अगर हम ब्लू और रेड की बात करें तो ब्लू का स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड से ज्यादा होगा। तो एक एमसीक्यू अगर हम इसमें फिट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, और आप जब इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन वो आपसे इस एनर्जी सीक्वेंस के बारे में पूछ सकता है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि किस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी दूसरे से ज़्यादा यहाँ कम होती है। तो वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ भी याद रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम आते हैं। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो हैं हमारे पास वो ये हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबकी एक जैसी नहीं होती। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल सरफेस से उनकी एनर्जी मुख्तलिफ हो सकती है, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस के पास से निकल आते हैं, कुछ सरफेस के पीछे जो सरफेस है यानी लेयर्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट लेयर ऑफ एटम्स से निकलते हैं। तो इसलिए उनकी एनर्जी सबकी सेम नहीं होती, कुछ की कम और कुछ की ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी है, लाइट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर पाएगी। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जितनी फ्रिक्वेंसी वाली जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाएगी। ये हम पहले भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटेनियस निकलते हैं और जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ इनकी तादाद के बारे में बता सकती है। इंटेंसिटी की वेरिएशन एनर्जी को चेंज नहीं करती। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इस पॉइंट के अंदर। एक बहुत फेमस ग्राफ है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे, वो है द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आपने E इक्वल्स टू HF फॉर्मूला बेशुमार दफा पढ़ा है, प्लैंक्स इक्वेशन है। आप देख रहे हैं कि एनर्जी का ताल्लुक इस फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करते हैं। लेकिन अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस ग्राफ का जो एंड है वो इधर ओरिजिन पे नहीं होता बल्कि ओरिजिन से थोड़ा सा आगे होता है। इसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपको क्या वैल्यू देता है? तो एक्स इंटरसेप्ट विल गिव यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिससे कम पे ये इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। ये लाइन अगर हम एक्सटेंड करें तो जहां पे ये y पे इंटरसेप्ट करेगी, ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा वर्क फंक्शन। तो आप इस ग्राफ से दो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको एक ग्राफ पेपर में देखने को मिले तो वो आपसे पूछ सकता है कि बताएं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे क्या है। अगर उसने पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे लेबल की हो तो आप x इंटरसेप्ट से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता सकते हैं एंड y इंटरसेप्ट से वर्क फंक्शन बता सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ की स्लोप निकालें तो स्लोप बेसिकली रेशियो होती है y ओवर x का। और आप देखें तो y पे जो वैल्यू मौजूद है वो है एनर्जी और जो x पे वैल्यू मौजूद है वो है फ्रीक्वेंसी f। अगर आप रेशियो लें एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से तो एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू h एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप जानते हैं ग्राफ आपको सामने शो कर रहा है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये ग्राफ पेपर में काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। लास्ट पार्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के बेस पे आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया? तो बड़ा सिंपल सा उसका फिनोमेना था जो उसने डिस्कस किया। उसने कहा लाइट जो फॉल करती है सरफेस पे वो एनर्जी लेके आती है, वो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है। ये फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी है यानी कि आने वाली फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी है तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकाल तो लेगी लेकिन उसको मूव नहीं करवा पाएगी। कोई काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी आएगी वो सरफेस पे फॉल करेगी तो वर्क फंक्शन इस काम में इस्तेमाल होगा जिसकी वजह से एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को के निकलने की वजह बनेगी। जबकि अगर आप फ्रीक्वेंसी को आने वाली फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा भेजें तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी यानी वर्क फंक्शन के से बच जाने वाली एनर्जी, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो कि सरफेस रख लेगी और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगी और उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसको अगर हम इक्वेशन की तरह से लिखें तो आप देखिएगा कि आने वाली एनर्जी यानी कि E ऑफ कमिंग फोटोन के दो हिस्से हुए, एक हिस्सा सरफेस ने अपने पास रख लिया वर्क फंक्शन के तौर पे और दूसरा जो बचने वाला हिस्सा था वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि उसको हम हाफ mv² से लिख सकते हैं। तो एनर्जी इज बेसिकली इक्वल्स टू हाफ mv²। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करें तो 5 चला गया दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो गया और HF थी वैल्यू।
आने वाली फोटोन की HF0 इज अ वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, पहले हम पढ़ चुके हैं. सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस रिलेशन इज बेसिकली द रिलेशन गिवन बाय आइंस्टाइन इन हिज एक्सप्लेनेशन. तो ये जो रिलेशन हमें बताता है कि जितनी भी एनर्जी आ रही है एंड और जितनी इस्तेमाल हो रही है इन वर्क फंक्शन, जिसका जो डिफरेंस होगा, जो बचने वाली एनर्जी होगी, वो सारी के सारी किसको मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन को. उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकता है टुवर्ड्स अ नोड और फिर वजह बनता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट की. यहां से भी हम यही रिलेशन निकाल सकते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं. काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक आने वाले फोटोन की एनर्जी से डायरेक्ट है. यानी मोर एनर्जी कमिंग फोटोन हैव मोर फ्रीक्वेंसी इट हैज देन मोर काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन हैज, जो निकलेंगे सरफेस से. इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनका ताल्लुक वर्क फंक्शन से इनवर्स है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी इनवर्स है. यानी कि अगर हम वर्क फंक्शन को बढ़ाते हैं, वो कैसे बढ़ाएंगे? तो वर्क फंक्शन की डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ मेटल सरफेस पे होती है. मेटल सरफेस का चेंज करने से वर्क फंक्शन बदल जाता है. वर्क फंक्शन की वेरिएशन मेटल सरफेस को चेंज करके की जाती है. अगर हम मेटल सरफेस को चेंज कर देते हैं, कोई और मेटल प्लेस कर देते हैं, तो उसका वर्क फंक्शन पहले वाले मेटल से मुख्तलिफ होगा. तो आपके पास निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी वेरी कर जाएगी. जैसे कि अगर हम 3 एग्जांपल्स जो हमारी बुक में मेंशन उनको देखें, तो जो विजिबल रेडिएशंस से अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सोडियम एंड पोटाशियम सरफेस यूज करते हैं. यानी मेटल सरफेस जिस पे हम लाइट को फॉल करवाएंगे वो सोडियम या पोटाशियम की बनी होनी चाहिए, तो विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकती है. जबकि अगर इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि बहुत कम एनर्जी वाली रेडिएशन होती है, अगर इससे चाहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना, तो उसके लिए हम सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर एक स्पेशल डिजाइन सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, तो इंफ्रारेड भी वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकेगी. जबकि अमूमन यूवी रेडिएशंस आमतौर पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत से मेटल्स ऐसे हैं जो कि इसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकेंगे. कुछ इंफॉर्मेशन भी हमें एमसीक्यूज में आ जाती हैं. जैसे कि अगर हम एक एमसीक्यू देखें जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है, Which scientist discovered photoelectric effect? Who got Nobel Prize on which theory on explaining photoelectric effect? 3 बातें पूछी गई हैं इसमें. किसने प्रेजेंट किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसने नोबेल प्राइज गेट किया और किस थ्योरी पे इसको समझाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था. सारी इंफॉर्मेशन बहुत कॉमन है हमारे स्टडी के अंदर. अगर हम अपनी बुक की थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो सब हमें बड़ी आसानी से मिल सकती हैं. तो हम देखें तो आइंस्टाइन ने तो नहीं प्रेजेंट किया, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था. हर्ट्ज ने इसको प्रेजेंट किया था और डिस्कवर किया था, और हर्ट्ज को इस पे नोबेल प्राइज नहीं मिला, जबकि आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर नोबेल प्राइज हासिल किया था. तो आपकी सही ऑप्शन जो है वो बनेगी चार्ली, दैट इज हर्ट्ज discovered this photoelectric effect, whereas Einstein got the Nobel Prize on the explanation basis of quantum theory. तो यही टॉपिक का नाम भी है आपका. सो यहां से चार्ली आपकी राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यू की. आइए चलते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ. एक और एमसीक्यू हम इसका डिस्कस करते हैं. ग्राफ बेस्ड एमसीक्यू है, एंड ग्राफ बेस्ड एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू बिटवीन दीज काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. 2 क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया गया है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी. तो ग्राफ आप देखें तो आपके ग्राफ में सब के एक्स एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी ड्रॉ हुई नजर आ रही है. इसका मतलब है कि इसके जो वाई एक्सिस है वहां पे काइनेटिक एनर्जी इसके वर्सेस होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये बात बता दी गई है. और इसको देखते हुए आप ये समझ जाएंगे कि आपने बड़ा फेमस ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जो कि अगर आप मैच करना चाहें तो चार्ली ऑप्शन आपकी नॉलेज में पहले से मौजूद है. पहले तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये रिलेशन जहां पे एक्स को इंटरसेप्ट करता है वो पॉइंट ओरिजिन नहीं होता, वो उससे थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट होता है. ये वाला ग्राफ और पहले वाला ग्राफ अल्फा सेम है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये ओरिजिन पे एंड या वहां से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो चार्ली वाला ग्राफ है ये ग्राफ आपने अपने थ्योरी में डिस्कस भी किया है. सो दैट इज व्हाई ये ग्राफ जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी इन तमाम ऑप्शंस में से. 1-2 एमसीक्यूज इसके और डिस्कस करके आगे चलते हैं. तो फॉर अ मेटल प्लेट ए, एक मेटल प्लेट इसका नाम ए है, इवन द यूवी रेज फेल टू प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऐसा क्यों हुआ होगा?
एक प्लेट पे यूवी रेज भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, हालांकि यूवी रेज के बारे में पढ़ा है कि वो कॉमनली प्रोड्यूस कर देती हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या वजह हो सकती है? अगर ऑप्शंस देखते हैं तो वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन फोटोन, तो मे पॉसिबल है कि वर्क फंक्शन बड़ा हो, आने वाली एनर्जी छोटी हो। तो हम जानते हैं अगर आने वाली एनर्जी कम है और फोटोइलेक्ट्रिक और प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो वर्क फंक्शन रिक्वायर कर रहे हैं सरफेस वो ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये ऑप्शन हमें ठीक लग रही है, लेकिन बाकी को भी चेक कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ यूवी इज लेस, इंटेंसिटी के बारे में हम जानते हैं कि इंटेंसिटी की वेरिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने या ना होने पे असरअंदाज नहीं करती, फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन ये काम करती है। तो इसका मतलब बीटा हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। सी ऑप्शन है वर्क फंक्शन इज लेस देन द एनर्जी, तो वर्क फंक्शन अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब है कि इस तमाम इंफॉर्मेशन के मुताबिक अल्फा ही हमारी बेस्ट ऑप्शन बनती है। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएगा। वर्क फंक्शन को जो कि डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर एनर्जी होगी तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएगा। तो ए इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। यही बात अगर इस तरह देखी जाए, टू प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी, तो इसको भी हमने एज एन इंफॉर्मेशन पढ़ ली है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आने वाले फोटोन की एनर्जी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना या उससे ज्यादा होना चाहिए, और इसके मुताबिक जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके सामने बीटा बनती है। अगर आप देखें तो बीटा और डेल्टा ये दो ऑप्शंस जो हैं दोनों में एफ ग्रेटर देन एफ नॉट है, लेकिन डेल्टा ऑप्शन ये नहीं बता पा रही कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी भी होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। इसलिए इन दोनों में से जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। अगर बीटा ना होती तो शायद हम डेल्टा को चूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। आफ्टर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दूसरा इंटरेक्शन हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो एनर्जीज जो कि इंटरमीडिएट कहलाती हैं, यानी कि लो और हाई के दरमियान में आती हैं, जिनकी रेंज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होती है, ऐसी तमाम एनर्जीज प्रोड्यूस करती हैं कॉम्पटन इफेक्ट। एंड कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसमें एक्स रेज डोमिनेंट लाइट है जो कि ये काम करती है। अगर इसकी छोटी सी डायग्राम को हम ऑब्जर्व करें तो एक्सरे प्रोडक्शन करके हम उससे सुटेबल फोटोन अपनी मर्जी का चूज करते हैं। दैट फोटोन जो हम फॉल करवा रहे हैं या भेज रहे हैं दैट इज नोन एज इंसिडेंट फोटोन, या इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ को लैम्डा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अमूमन अगर आपको अपनी फॉर्मूला में देखने को मिलेगा तो लैम्डा आई इज बेसिकली वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसको कहां पे फॉल करवाया जाता है? इसको फॉल करवाया जाता है ग्रेफाइट टारगेट पे, और इससे हमें ऑब्जर्वेशन ऐसी मिलती है कि जब हम फोटोन को फॉल करवाते हैं ग्रेफाइट टारगेट पे तो हमें स्कैटर होता हुआ, बिखरता हुआ, अपने रास्ते से हटता हुआ दिखाई देता है। जब ये अपने रास्ते से हटता है तो जितना एंगल ये अपने रास्ते से हट जाता है, यानी जिस रास्ते पे वो जा रहा था, तो टारगेट से टकराने के बाद जितने एंगल पे स्कैटर हुआ दैट एंगल इज नोन एज थीटा एंड दैट इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। तो बेसिकली जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन है, फोटोन का स्कैटर कर जाना बाय अ टारगेट एंड दैट टारगेट वाज ग्रेफाइट। अब हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट में बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जबकि इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ फोटोन टकराने के बाद अपने रास्ते से नहीं हटा बल्कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को भी इस सरफेस से एमिट किया, यानी कि दिस इंटरेक्शन इज जस्ट लाइक द इंटरेक्शन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स। जैसे कि दो मैसेज आपस में टकरा रहे होते हैं और टकराने के बाद अपना रास्ता बदल रहे होते हैं, जो कि आपने इलास्टिक कोलिजन में भी डिस्कस किया था। तो इस तरह से बिल्कुल सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ। ये एक्सपेरिमेंट ने और ज्यादा इस बात को जस्टिफाई करना चाहा कि जो लाइट होती है इसमें पार्टिकल लाइक कुछ अवेलेबल होता है, जिसको हमने फोटोन के नाम से समझा था। अच्छा, अब हमने जो ऑब्जर्वेशन हासिल की वो ये कि टकरा के आने वाला जो फोटोन था उसकी वेवलेंथ भेजे जाने वाले फोटोन से ज्यादा मिली, यानी कि वेवलेंथ में इजाफा महसूस हुआ। अब ये जो वेवलेंथ का बढ़ना है
आप जानते हैं अभी डिस्कस किया था कि एनर्जी का ताल्लुक फोटोन की वेवलेंथ से इनवर्स है। बाय दैट जब हमने उस आने वाले फोटोन की एनर्जी को देखा तो वो एनर्जी पहले वाले फोटोन की एनर्जी से कम थी। अब जाहिर बात है एनर्जी टकराने के वक्त कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुई होगी, वो एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है फोटोन की वो चली गई इलेक्ट्रॉन के पास और इलेक्ट्रॉन को भी उसने उसके रास्ते से डिस्प्लेस कर दिया। दैट इज वाई हमने डेफिनेशन में भी ये बात मेंशन की है कि स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसके रास्ते में आता है फोटोन उससे बिल्कुल मैस की तरह यानी मैटर की तरह टकराता है, जिसकी वजह से आपको ये स्कैटरिंग ऑब्जर्व होती है। कितना चेंज आया उसके वेवलेंथ में टकराने से पहले और स्कैटर होने के बाद, तो वो डिफरेंस कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट, जिसको हम स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नाम होता है कॉम्पटन शिफ्ट और अमूमन डेल्टा लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ सकता है आपके एमसीक्यूज के तौर पे, उसको भी डिस्कस करते हैं। सो इस वेवलेंथ का जो शिफ्ट है जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, यानी जो चेंज है, इसके लिए रिलेशन जो कॉम्पटन ने दिया जिसको आपने बाय हार्ट लर्न करना है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको रिलेशन क्या मिला, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, एम नॉट इज अ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेयर एज थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। तो इन फैक्टर्स पे ये जो शिफ्ट है वो डिपेंड करता था। इसमें जब डिस्कस किया गया तो जो एच ओवर एम नॉट सी है इसके जो डिमेंशंस आए वो लेंथ की डिमेंशंस आई। अब लेंथ के डिमेंशन आने की वजह से इसको कॉम्पटन्स वेवलेंथ का नाम दिया गया। जब हमने इन कांस्टेंट्स एच एम नॉट और सी की वैल्यूज पुट की, जिनको वैल्यूज को आपको याद भी करना है और आप जानते भी हैं, एच इज 6.63 10⁻34 जॉल सेकेंड, एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम, वेयर इज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप सॉल्व करें और कैलकुलेट करें तो आपको आंसर मिलेगा 2.43 10⁻12 मीटर, और ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है बिकॉज इट्स कांस्टेंट वैल्यू नोन एज कॉम्पटन्स वेवलेंथ। अच्छा, अब इस कॉम्पटन्स वेवलेंथ का क्वेश्चन हमें किस तरह से पूछ सकता है, बहुत फेमस कुछ इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास स्कैटरिंग के बाद जो रास्ता है फोटोन का वो बिल्कुल भी ना बदले, यानी कोई एंगल के चेंज ना आए, जिस रास्ते पे फोटोन जा रहा था वहीं चलता रहे, तो फिर क्या कोई शिफ्ट आएगी? तो आप कोई कॉमन सेंस कह सकती है कोई शिफ्ट नहीं आएगी। एंड रिलेशन भी यही बात जस्टिफाई करेगा। अगर आप यहां पे cos 0 पुट करें तो cos 0 इज 1 एंड 1 - 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, सो नो चेंज इन वेवलेंथ विल बी ऑब्जर्व्ड अगर एंगल की में कोई चेंज नहीं आ रही। इसके अलावा जब हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह बन जाए कि टकराने के बाद जो स्कैटरिंग है उस बिल्कुल 90 डिग्री पे हो, यानी कि टकराने के बाद फोटोन बिल्कुल 90 डिग्री पे स्कैटर हो जाए, उस टाइम पे क्या शिफ्ट हम ऑब्जर्व करेंगे? तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था वैसे, अगर आपको याद हो तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी, अगर हम यहां पे 1 माइनस cos 90 पुट करते हैं तो cos 90 इज 0, 1 - 0 इज 1 और सिर्फ बचेगा h ओवर m नॉट c, दैट इज कॉम्पटन्स वेवलेंथ। तो आपका आंसर इस टाइम जब एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर आंसर आएगा। तो अक्सर वो पूछ लेता है कि एट विच एंगल कॉम्पटन शिफ्ट बिकम इक्वल टू कॉम्पटन्स वेवलेंथ, तो वो एंगल बनता है 90 डिग्री। फेमस क्वेश्चन है बहुत ज्यादा और बुक में मौजूद भी है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन, दैट इज एट थीटा इक्वल्स टू 180, दैट इज द एंगल ऑफ मैक्सिमम स्कैटरिंग। इससे ज्यादा स्कैटर एंगल नहीं मिल सकता हमें, बिकॉज दैट इज जस्ट के फोटोन गया और अपने रास्ते पर ही वापस आ गया। इससे ज्यादा स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी स्कैटरिंग हो जाए तो फिर कितनी शिफ्ट आएगी? तो आप सिंपल सी बात, अगर 90 पे 1 टाइम्स आ रहा है तो 180 पे 2 टाइम्स आएगी। और चेक भी कर सकते हैं इसको हम अपने फॉर्मूला से। फॉर्मूला में अगर आप cos 180 पुट करें तो आपका आंसर -1 आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट आएगा। ये कुछ फेमस एमसीक्यू फेमस इंफॉर्मेशन थी कॉम्पटन इफेक्ट से। एक एमसीक्यू भी देखते हैं इसका। कॉम्पटन इफेक्ट शोज, कॉम्पटन इफेक्ट क्या शो करता है? तो पहली ऑप्शन है एक्स-रेज आर वेव। तो आई डोंट थिंक सो कि हमने तो उसको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो ये तो शो नहीं कर सकता होगा। एक्स-रेज हैव हाई एनर्जी, ये इसने नहीं शो की है। एक्स-रे हैव हाई एनर्जी हमें पहले से मालूम था। एक्स-रेज कैन पेनिट्रेट मैटर,
ये भी ये शो नहीं कर रहा यहाँ पे फोटॉन्स हैव मोमेंटम। तो हमने तो पढ़ा था कि एक्सरे जो कॉम्पटन इफेक्ट है दैट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल, जाहिर बात है अगर कोई चीज पार्टिकल हो तो ही वो मोमेंटम रखती है। तो ये जो ऑप्शन डेल्टा है हमारी इंफॉर्मेशन से काफी मैच कर रहा है। दैट मीन्स फोटॉन्स हैव मोमेंटम कैन ऑल्सो बी शोन एज के लाइट हैव पार्टिकल नेचर। दैट इज वाई दिस डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। सो ये था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। हम चलते हैं पेयर प्रोडक्शन की तरफ। पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास जो एनर्जी इस्तेमाल होती है या जिसका इंट्रैक्शन हम डिस्कस करते हैं वो होती है वेरी हाई एनर्जी। और वेरी हाई एनर्जी में हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सीक्वेंस है उसमें जो आखिरी एनर्जी है दैट इज नोन एज गैमा रेज, उनका इंट्रैक्शन डिस्कस होता है। गैमा रेज को जब हम किसी भी न्यूक्लियस की विसिनिटी से गुजारते हैं यानी पास से गुजारते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होके मैस में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज वाई दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट हो जाना। दो बातों का ख्याल रखना है आपने, ये कि एनर्जी होनी चाहिए बहुत ज्यादा वैल्यू वाली। वो कितनी होगी तो आप जानते हैं कि आपने पहले पढ़ लिया है, अपने नॉलेज में हासिल कर ली है ये बात कि 1.02 MeV या इससे ज्यादा की एनर्जी वाले फोटोन जो होगा वो पेयर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगा। और इससे पैदा होने वाला जो मैटर होगा वो हमेशा पेयर के सूरत में पैदा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी इलेक्ट्रॉन, यानी कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। जैसे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर मिलता है। और इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू हमने डिस्कस की है वो 1.02 MeV कम से कम होनी चाहिए। इतनी एनर्जी पे पेयर प्रोडक्शन हो तो जाती है, लेकिन जो बनने वाले पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ भी एनर्जी ऐसी नहीं बचती जिससे वो मूव कर सकें। तो काइनेटिक एनर्जी इस एनर्जी के बाद, यानी इस एनर्जी के भेजने पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अगर हम इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाली फोटोन को इस्तेमाल करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन्स और यानी कि जो पार्टिकल्स बन रहे हैं उनका फ्लो भी ऑब्जर्व होगा, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्जर्व होगी। इसको अगर हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करें तो हम देखते हैं कि आने वाला जो फोटोन है, यानी कि जो गैमा रेडिएशन भेजी गई है, इसकी एनर्जी HF है, जिसमें से ड्यूरिंग द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं E=mc² इज अ रिलेशन दैट कैन शो दिस चेंज। तो 2 times m0c², बिकॉज दो पार्टिकल्स, दो मैसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अगर कुछ एनर्जी बचती है तो वो दोनों पार्टिकल्स को इक्वल अमाउंट में मिल जाएगी। तो इस पूरे जो अफेक्ट है, पूरा जो प्रोसेस है, उसको हम इस तरह से मैथमेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी, मैस, चार्ज, ये तमाम फैक्टर्स इस प्रोसेस में कंजर्व रहते हैं, उनमें चेंज नहीं आती और ना आनी चाहिए। रिवर्स प्रोसेस जो है पेयर प्रोडक्शन का, दैट इज नोन एज एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स बने हैं, मैटर और उसका एंटी मैटर, यानी कि पार्टिकल उसका एंटी पार्टिकल, ये आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एनिहिलेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये अफेक्ट एनिहिलेशन ऑफ मैटर कहलाता है, जो कि रिवर्स प्रोसेस है। अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक्सरे प्रोडक्शन है, जबकि रिवर्स इफेक्ट ऑफ पेयर प्रोडक्शन जो है वो एनिहिलेशन है। पूछा जा सकती है आपसे ये बात। आइए कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट है एमसीक्यू की, कॉम्पटन शिफ्ट इज हाफ ऑफ कॉम्पटन्स वेवलेंथ एट विच एंगल। तो कॉम्पटन वेवलेंथ की हाफ वैल्यू किस एंगल पे आती है? जब हम रिलेशन देखें तो रिलेशन हमने अभी भी डिस्कस किया डिफरेंट एंगल्स के लिए। अब हम चाहते हैं कि कॉम्पटन वेवलेंथ का हाफ आए। हाफ मालूम करने के लिए आप जाहिर बात है कि जो थीटा है वो कौन सा यूज करेंगे जिसपे आपकी वेवलेंथ हाफ हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे cos 60 यूज करूं तो आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। और अगर हम cos 60 यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो शिफ्ट की वैल्यू है वो आएगी, दैट इज कॉम्पटन्स वेवलेंथ बाय 2। तो बहुत इजी सा सोल्यूशन है, आप चेक कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस में जो 0 और 90 और 180 एंगल के बाद एक एंगल 60 भी शामिल हो गया है। एक और एमसीक्यू देखते हैं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 310 पावर 18 हर्ट्ज।
तो फ्रीक्वेंसी दे दी है उसने आपको और आपसे पूछी है एनर्जी, तो फेमस रिलेशन है E इक्वल्स टू HF। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हमने उसको। H की वैल्यू 6.63 10 पावर -34 हम सबको पता है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 10 पावर 18 दी है, और 6.63 का मल्टीपल 3 के साथ हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज 19.89 इसका आंसर आता है, और हमारी आज की प्रैक्टिस में ही ये बात शामिल थी कि इसका प्रोडक्ट क्या है। और बाकी बच गए 10 की पावर -34 प्लस 19 प्लस 18 इज दैट इज 19.89 10 पावर -16 जूल। तो आपकी सही ऑप्शन बनेगी डेल्टा। सिंपल सा प्रोडक्ट था जो कि आपकी एक प्रैक्टिस में बहुत यूजफुल रहेगा। तो इसके बाद हम कपल ऑफ एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर से रिलेटेड हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। A 5 watt LED bulb converts 80% of power into light photons of wavelength 660 nanometer. What is the number of photon emitted from the bulb in 1 second? So अगर आप देखें तो उसने आपको पावर और कहा है कि इस पावर का 80% फोटोन्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम, वेयर एज एनर्जी कैन बी रिटन एज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन पावर कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो रही, सिर्फ उसका 80% कन्वर्ट हो रहा है, और हम जानते हैं 80% को हम 0.8 के तौर पे लिख सकते हैं। पावर की वैल्यू जो है वो है 5 वॉट एंड टाइम है 1 सेकेंड। यहां से हम एनर्जी निकाल लेंगे और एनर्जी यहां से निकल आएगी हमारे पास, दैट इज 0.8 इंटू 5 दैट इज 4 जूल। तो 4 जूल एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स ढूंढना और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है। तो यहां पे हम एक और रिलेशन इस्तेमाल करेंगे E इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा, क्योंकि हम नंबर ऑफ फोटोन्स चाहते हैं, ज्यादा फोटोन्स है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n मींस नंबर ऑफ फोटोन्स, पहले फॉर्मूला एक फोटोन के लिए मेंशन था, अब वो नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए लिख दिया गया है। तो यहां से अगर हम देखें तो हम n के लिए रिलेशन निकाल देंगे, दैट इज E into lambda over h into c. Now putting all the values, n equals to, अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर तो n equals to E की वैल्यू हमारे पास है 4, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 660 नैनोमीटर। वी कैन राइट इट लाइक 6.60 10 पावर -7 लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करके अगर 660 नैनो की वैल्यू पुट करें तो -9 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.6 10 पावर -7 बन जाएगा, और h की वैल्यू 6.63 10 पावर -34 और इनटू c की वैल्यू 3 10 पावर 8। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान, ये 6.6 इस 6.6 से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4/3 होता है 1.33, और अगर आप 1.33 देखें तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो 1.3 को कवर कर रही है, और 10 की पावर ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई करने पर 10 पावर 19 आएगी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने से ही आपको आंसर आपका मिल चुका है, जो कि है डेल्टा ऑप्शन 1.3 10 पावर 19 फोटोन्स। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, लाइट फोटोन्स ईच ऑफ एनर्जी 3.5 10 पावर -19 जूल फॉल्स ऑन अ कैथोड ऑफ फोटोसेल। अ करंट थ्रू द सेल इज रिड्यूस्ड टू 0 बाय टेकिंग द कैथोड टू द पोटेंशियल ऑफ 0.25 वोल्ट। तो आप जानते हैं करंट 0 तब होता है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल अचीव हो जाता है। इसका मतलब उसने आपको V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है और पूछा है आपसे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के लिए फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया, phi इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए यहाँ पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन यूज करेंगे, तो बन जाएगा फॉर्मूला phi इक्वल्स टू E माइनस EV0। तो रिलेशन सिंपल है, वैल्यूज सारी हमें मालूम है, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। E है हमारे पास 3.5 10 पावर -19, और EV0 में E की वैल्यू 1.6 10 पावर -19 आएगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.25 से। तो 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, और अगर मैं 1.6 को 1/4 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 0.4। जैसे 16 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 आता है, तो 1.6 को डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा। तो यहां बन जाएगा हमारे पास 3.5 माइनस 0.4 हम कॉमन ले लेंगे, और यानी कि
पावर को अलग कर लेंगे, दोनों की पावर सेम है तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। 3.5 माइनस 0.4 इज दैट इज 3.1 10 पावर माइनस 19। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा। तो ये था जी आज के लिए हमारा काम। आई होप कि आपको तमाम पॉइंट्स इस लेक्चर के रिगार्डिंग अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपके टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।